हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की इस 500 प्लस मेगा सीरीज में, जिसमें हमने अभी तक 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आज हम आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि जितनी भी हमारी वीडियो आई हैं उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डील करते हैं। उसमें हमने आपको समझाया था कि हम जो है इन प्रश्नों को कहाँ से लेकर आए हैं, किस तरह से हमने इनको तैयार किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा सीटेट और यूपीटेट के लिए उपयोगी साबित हों। और निश्चित ही ये साबित भी होंगे, 100% आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 99%, ठीक है, 99% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। और हम ये भी आपको लगातार वीडियो में बताते हैं कि इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप परीक्षा में किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से आपके ये प्रश्न जो हैं सॉल्व होंगे और किस तरह से हमको सोचना चाहिए, इस बारे में भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं ये लेक्चर और इसमें हम देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें जो वंचित समूह है, ठीक है, वंचित समूह से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके द्वारा अगर सहभागिता कम जो हो जाती है तो एक शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो है उनमें सुधार हो सके। तो यहाँ पर ये समझ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऑप्शन पढ़ना है चारों और देखना है उनमें से सबसे उचित ऑप्शन कौन सा है, बस वही टिक कर देना है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर पढ़िए, आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर इसका होगा। सबसे पहले देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप एक टीचर हैं, क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर कुछ वंचित समूह के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनमें सहभागिता कम हो गई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उनकी रुचि बढ़ानी है और उनकी सहभागिता में सुधार करना है और आपको सोचना है कि उन बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएं, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, बेसिक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या आप उन बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह सकते हैं या कहना चाहिए आपको। ऑप्शन बी है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या तुम कहो कि अरे ये बच्चे ऐसे ही हैं, इनको रहने दो, तो क्या ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन सी है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए। तो क्या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, क्या ऐसा शिक्षक को करना चाहिए। तो ये भी जो ऑप्शन है आपका सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यानी कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपनी पद्धति पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इनको किस तरह से जो है पढ़ा सकते हैं और उसमें जो है बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके भी उसको ढूंढना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से आपको ये सोच के लगाना है, यानी कि केवल समझ बेस्ड क्वेश्चन हैं और कुछ विधियों से संबंधित प्रश्न होते हैं जहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वरना अधिकतर आपको समझ बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर आपका मानव का विकास पूछा है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। तो मानव का विकास और किस पर निर्भर करता है, तो जो कीवर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए परीक्षा में इस तरह से, और फिर उसके बाद अपना प्रश्न जो है ऑप्शन देखिए। आपके ऑप्शन है, उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है, उसके वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और ऑप्शन डी है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको हर प्रश्न के बाद कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा, ताकि आपने अभी तक जहाँ से भी तैयारी की है, यानी कि कहीं से भी नोट्स पढ़े हैं या बुक से आपने पढ़ाई की है, उसके बाद देखें आप कि आपने कितना पढ़ा है, तो अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न को लगाने की कोशिश भी कीजिए, ताकि आप जो है परीक्षा में इन प्रश्नों से फैमिलियर हो जाएं और अच्छे से लगा सकें। उसका आंसर तो हम बाद में आपको बता ही देते हैं, ठीक है। सही आंसर, तो मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो एक समावेशी जो कक्षा है में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी तरुणावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको मिलता है कुछ सेकेंड का समय। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे, किशोरावस्था से, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। आपके ऑप्शन हैं नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, और ऑप्शन डी है वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। आप लोग कोशिश कीजिए प्रश्न को लगाने की। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, यानी कि बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। आपके ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, ऑप्शन बी शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, ऑप्शन सी छात्रों में जिज्ञासा का विकास, ऑप्शन डी शिक्षक की जोरदार आवाज़। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कोशिश कीजिए इस प्रश्न को लगाने की। कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है, तो क्या कारक है, छात्रों में जिज्ञासा का विकास। अगर आप छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे तो क्या होगा, जो बालक है वो एकाग्र होगा, जो कक्षा में बालक जो हैं वो सारे एकाग्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर भारत में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। अधिगम के जो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के आधार पर भारत में भय, प्रेम एवं घृणा का भाव आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला आपका प्रश्न है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी है मुक्ता व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके आसक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया गया है। तो ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीवी के द्वारा, ऑप्शन बी है गिलफर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रूज के द्वारा, ऑप्शन डी है रॉस के द्वारा। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन जो है ये दिया गया है रॉस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संरचनावाद ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो संरचनावाद ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है, क्या है? आपके ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन बी है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन सी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और ऑप्शन डी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? संरचनावाद ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। हम आपको डेली क्विज के माध्यम से फेसबुक पर भी 5 प्रश्न पोस्ट करते हैं, जो आपके जो है इसी वीडियो से लिए गए होते हैं। तो आप उनके आंसर देखने के लिए वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन बी बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, ऑप्शन सी बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन डी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की शिक्षण की भूमिका शिक्षक की भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन डी सी किंडरगार्टन विधि, और ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, जी हाँ शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। खेल विधि भी है, और किंडरगार्टन विधि जो है ये भी शैशवावस्था के लिए एक उत्तम शिक्षण विधि है, यानी कि ये तीनों विधियाँ सही हैं ऑप्शन में। और तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी, यानी कि तीनों सही हैं, ये सभी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन सी है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, और ऑप्शन डी है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय, आप प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद इन ऑप्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें आपके ऑप्शन हैं कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, या फिर आपका ऑप्शन है बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है?
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन सी यंत्रवत याद करना, ऑप्शन डी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ऑप्शन बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, ऑप्शन सी है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षमता और ऑप्शन डी है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम होते हैं, यानी कि अक्षमता होती है, तो इसलिए ये कुंठा का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली टाइपराइटर उपयोगी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दृष्टिबाधित बालकों हेतु, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, ऑप्शन सी है सृजनात्मक बालकों हेतु, ऑप्शन डी है श्रवण बाधित बालकों हेतु। तो टेली टाइपराइटर जो है ये किसके लिए उपयोगी हुआ? श्रवण बाधित बालकों हेतु, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से और बीच में है रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा सही आएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्णतः अलग, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी सन्निहित, ऑप्शन डी संबंधित नहीं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे से सन्निहित हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्न में से क्या एक जिला शिक्षा एवं प्रारंभिक संस्थान का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्थान के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित शिक्षण को हतोत्साहित करना और ऑप्शन डी है सेवारत शिक्षकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। निम्न में से क्या एक जिला शिक्षा एवं प्रारंभिक संस्थान का उद्देश्य नहीं है? तो आपको देखना होगा सबसे पहले क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, जी हाँ ये बिल्कुल एक इसका उद्देश्य है। उसके बाद जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ में संस्थान के रूप में कार्य करना, जी हाँ बिल्कुल। गतिविधि आधारित शिक्षण को हतोत्साहित करना, जी नहीं ये बिल्कुल नहीं है। सेवारत शिक्षकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जी हाँ बिल्कुल ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो हम देखें यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे कौन कौन से सही हैं, ए बी और डी सही है, तो गलत कौन सा है? सी, यानी कि ये नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन डी महाविद्यालय स्तर पर। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संरचनावाद सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है अधिगम
आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। और ऑप्शन डी है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन डी विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन बी है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और ऑप्शन डी है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं। ऑप्शन बी बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधान का परीक्षण किया जाए। ऑप्शन सी बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए क्या आवश्यक घटक हैं? बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं। जी हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन बी है आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन सी है ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ऑप्शन डी है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो क्या होगा? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेटानो, ऑप्शन बी मैक्स वर्थिमर, ऑप्शन डी एडगर रूबिन और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी है एडगर रूबिन, ऑप्शन डी है कर्ट लेविन। तो अगर हम देखें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी थी ये रखी थी मैक्स वर्थिमर ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? आपके ऑप्शन है शारीरिक दंड, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन सी सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन डी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपके ऑप्शन हैं, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 करके ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इन दोनों में से कोई ए बी सही होगा या फिर बी सी सही है या फिर ए बी सी सही है या फिर बी सी डी सही है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? यहाँ पर हमारा की पॉइंट क्या है? सार्थक अधिगम। तो सार्थक अधिगम को कौन सी विशेषताएं हैं जो बढ़ावा देती हैं? वो हैं कौन सी? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये बढ़ावा देती है, और है सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये बढ़ावा देती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का
सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन डी व्यक्तिक समायोजन। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। अगर हम देखें सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो है वो है व्यवहार में परिमार्जन, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ऑप्शन बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, ऑप्शन डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से आज हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं इस वीडियो पर, और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।